हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। एज यू नो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए इकोनॉमिक सेक्शन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is Union budget and railway budget of India were merged in which year? देखो दोस्तों, हमारा जो जनरल बजट था और साथ में रेलवे बजट, इन दोनों को 1924 में एक एकवर्थ कमेटी बनाई गई। उसने कहा, एकवर्थ कमेटी ने, कि दोनों जो बजट हैं उनको अलग अलग पेश करो। ठीक है जी। जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों अलग अलग आते थे। कब से? 1924 से। किसके कहने पे? एकवर्थ कमेटी थी, उनकी रिपोर्ट पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरे बजट का जो 85% था वो रेलवे बजट होता था। पूरे बजट का 85% रेलवे बजट होता था। उसी वजह से रेलवे बजट को अलग रखा गया था जनरल बजट से। लेकिन समय के साथ फिर आगे चीजें बढ़ती गई, हम इंडिपेंडेंट हुए और भी मिनिस्ट्रीज बननी हुई, डिपार्टमेंट बनने शुरू हुए, उनको भी फंड्स होना एलोकेट शुरू हुए, तो रेलवे बजट धीरे धीरे कम होने लगा। तो 2016 में अभी जो सरकार है हमारी एनडीए, तो उन्होंने कहा कि जनरल बजट और रेलवे बजट को इकट्ठा कर देते हैं, और 2016 में जनरल बजट और रेलवे बजट को इकट्ठा कर दिया, और 2017 से रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ आना शुरू हुआ। ठीक है जी। बात अलग अलग आना शुरू हुआ था 1924 में एकवर्थ कमेटी के कहने पे। 2016 में दोनों को कर दिया मर्ज, और 1 फरवरी 2017 से दोनों जो बजट थे, यानी रेलवे बजट और जनरल बजट, वो दोनों मर्ज होके ही आना शुरू हुए। ठीक है जी। बात अगली बात, ये जो बजट वर्ड है, हमारे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का संविधान, उसमें बजट टर्म यूज ही नहीं हुई। वहां पे कौन सी वर्ड यूज हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 112 आर्टिकल 112 में बजट शब्द नहीं है, वहां पे है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। बजट हमारा आता है 1 फरवरी को, और उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो आता है हमारा। ठीक है जी, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। पहले जो हमारा बजट था वो आता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ। फरवरी की जो लास्ट वर्किंग डे था, चाहे 27 या 28, उस दिन आता था। लेकिन अब बजट आता है 1 फरवरी को। क्लियर है जी बात। तो यूनियन बजट एंड रेलवे बजट मर्ज्ड इन विच ईयर? 2016। और इकट्ठे आने कब से शुरू हुए? 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन। देखो, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शामिल हुई। इसमें आपका आता है हमारे 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है जी। ये जो प्लानिंग हुई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, वो 99 में हुई, और ये प्लान शुरू हुई 2001 में। ठीक है जी। 99 में हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक स्कीम लाई जिसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो 4 बड़े महानगर हैं उनको आपस में जोड़ना है। नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, ईस्ट में साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता। ठीक है जी। 4 महानगर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट लेके आई थी 1999 में। क्लियर है जी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन इज ए गवर्नमेंट स्कीम फॉर। देखो जी, ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन है आपका जैसे ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपने सुना होगा। ऑपरेशन फ्लड था आपका मिल्क से रिलेटेड। ठीक है जी बात।
जो हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन था उसको ऑपरेशन फ्लड कहा गया। वैसे एक ऑपरेशन ग्रीन आया दैट इज रिलेटेड टू टॉप यानी कि टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, टमाटर, प्याज और आलू। ठीक है जी। तो ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है? टॉप से रिलेटेड है। ये उसी तरह जैसे ऑपरेशन फ्लड था हमारा मिल्क से रिलेटेड, उस तरह ऑपरेशन ग्रीन जो है गवर्नमेंट का उन चीजों से रिलेटेड है, टॉप से, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। होता क्या है हमारी मार्केट में कि ये जो टोमेटो, ओनियन, पोटैटो हैं, जो हमारी कमोडिटीज हैं वेजिटेबल वाली, इनके लिए जो हमारी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है जी। कोल्ड स्टोरेज की जो मॉडर्न फैसिलिटी है वो कम है, तो इसी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी उतनी इनकम नहीं हो पाती है, क्योंकि सब्जियां वगैरह हैं तो ये सड़ जाती हैं, तो इनका जो स्टोरेज फैसिलिटी है नहीं मॉडर्न, तो उस वजह से जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल करनी है। उसी के लिए ही ऑपरेशन ग्रीन एक स्कीम आई है जो है रिलेटेड टोमेटो, ओनियन और पोटैटो से। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज, देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका काम है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, नो, टू एनहांस प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, यस, टू सप्लाई फार्मिंग मटेरियल, नो, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, नो, टू इंक्रीज एनहांस प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में ये फार्मर है, उन्हीं के जो फार्मर है उसको एक संस्था है इनकी जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ इसमें होता है, इन्हीं के इसमें मेंबर्स होते हैं, फार्मर्स ही मेंबर्स होते हैं, और एफपीओ जो है वो लिंक करते हैं फिर मार्केट के साथ। ठीक है, कि इनका जो है अच्छा समन्वय बन जाए मार्केट के साथ, एफपीओ। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है एफपीओ का? प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, फार्मर्स की देखो इनकम को बढ़ाना। फार्मर्स की इनकम कहता है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे। ठीक है जी। तो उसी के लिए एक टॉप, जो पिछला क्वेश्चन था, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, और एक एफपीओ स्कीम ये लाई गई थी। ठीक है, इनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन द फील्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए जी, क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कौन सी इनपुट है जो थी वो बढ़ गई थी? तो ट्यूबवेल, हाइब्रिड सीड, फर्टिलाइजर या डेयरी प्रोडक्ट। तो इसमें जो थे वो फर्टिलाइजर थे जिनकी जो थी वो इंपॉर्टेंस थी, इनपुट थी वो बढ़ गई थी फर्टिलाइजर की। ग्रीन रिवॉल्यूशन एज यू नो 1966 में आया था, हरित क्रांति। ठीक है जी, जिसके जो फादर थे पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और इन इंडिया किसने फेमस किया? एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है जी, एम एस स्वामीनाथन ने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन द फील्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? तो है फर्टिलाइजर। इनकी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद फर्टिलाइजर, उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में आया था, नॉर्मन बोरलॉग इसके फादर हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया में इसके फादर हैं एम एस स्वामीनाथन। ध्यान रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म है, टर्म वो दी है डॉक्टर विलियम गेट ने। ये अलग से पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, टर्म किसने दी? विलियम गेट ने, फादर एम एस स्वामीनाथन, वर्ल्ड पे नॉर्मन बोरलॉग। ओके जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज अ स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली सरकार की स्कीम है। दिल्ली गवर्नमेंट, जिसके सीएम है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली वालों ने ही चलाई है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए, घूमने के लिए, कि वो जो हैं जो पिलग्रिमेज साइट है उनके लिए वो अपना घूम फिर सके। ठीक है जी, तो दिल्ली गवर्नमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर? वंस अगेन
मैंने आपको बताया है कि हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है जी। नए जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं, प्राइमरी सेक्टर वो है जिसमें हम डिपेंड करते हैं डायरेक्टली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें रॉ मटेरियल के ऊपर प्राइमरी सेक्टर पे हम डील करते हैं, डिपेंड करते हैं। और टर्शियरी सेक्टर ये आपका रिलेटेड है सर्विसेज से। ठीक है जी, जैसे टेली कम्युनिकेशन या फिर आपका बैंकिंग या कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ये सर्विस सेक्टर में आता है। जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, इसमें मैन्युफैक्चरिंग रहती है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर में जो हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सारा का सारा प्राइमरी में रहता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर? एग्रीकल्चर, डेयरिंग, फॉरेस्ट्री प्राइमरी हो गया जी, प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर। कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपका आता है टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में। क्लियर है जी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट कावेरी विच वाज सीन इन द न्यूज सम टाइम इज एसोसिएटेड विद। देखो ये जो प्रोजेक्ट कावेरी है ये 1989 में आया और लगभग 30 साल चला आपका, लगभग 30 साल, 89 से 99, फिर उसके बाद 2009 2019 तक। और प्रोजेक्ट कावेरी आपका रिलेटेड था डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंजन, स्वदेशी इंजनों का विकास करना। ठीक है जी, तो प्रोजेक्ट कावेरी इससे रिलेटेड था जो 1989 में आया था। क्लियर है जी बात। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2021? तो देखिए आपका जो एग्जाम है हाई कोर्ट का वो आपका 18 दिसंबर को है, तो दिसंबर का अगर आपसे पूछ लें लास्ट ईयर का, तो थीम है वर्ल्ड, पहले तो वर्ल्ड एड्स डे आपका होता है 1 दिसंबर को। ठीक है जी। अच्छा, दिसंबर में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं? 1 दिसंबर को आपका हो गया वर्ल्ड एड्स डे, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, 1 दिसंबर को। 10 दिसंबर को आपका होता है ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है जी, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। ठीक है जी। उसके बाद 16 दिसंबर को आपको होता है विजय दिवस। ठीक है जी, विजय दिवस। ये कौन सी विजय? 16 दिसंबर के साथ आपका चलता है 26 जुलाई। ठीक है जी, 26 जुलाई को होता है विक्ट्री डे। लो जी, इंग्लिश में हो गया विक्ट्री डे, हिंदी में हो गया विजय दिवस, दोनों अलग अलग हैं। जो 26 जुलाई वाला है विक्ट्री डे, वो जो करगिल पे हमने विक्ट्री ली थी ना 1999 में, 1999 में करगिल वॉर हुआ था, इंडिया उसमें जीता था। ठीक है जी, तो 26 जुलाई को हम करते हैं करगिल डे विक्ट्री सेलिब्रेट। और 16 दिसंबर को विजय दिवस, 1971 में वॉर हुआ था हमारा इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया उसमें जीता था। तो 16 दिसंबर को जो 1971 में वॉर हुआ था उसी की रिमेम्बरेंस के लिए हम विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है जी, दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज। 1 दिसंबर में और इंपॉर्टेंट डेज है, उसके लिए ये तीनों आपको इकट्ठे बताता हूं। 15 जनवरी को आपका होता है आर्मी डे। ठीक है जी। और 8 अक्टूबर को आपका होता है एयर फोर्स डे। और 4 दिसंबर को आपका होता है नेवी डे। तीनों इकट्ठे। ठीक है जी, 15 जनवरी को आर्मी डे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर को नेवी डे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर को होता है, पिछले लास्ट ईयर की पूछी है। एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक, इट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2021। ठीक है जी बात। थीम आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, पूछ लेते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया लैंग्वेज स्पोकन बाय लेस देन
फिलिंग द ब्लैंक्स, पीपल आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। क्वेश्चन है कि वो वाली लैंग्वेज जिनको कम से कम कितने लोग बोलें तब उनको कहा जाएगा लुप्तप्राय भाषाएं, यानी कि वो लुप्त होने वाली हैं, नहीं है। तो अगर किसी भी भाषा को 10,000 से कम लोग बोलें तो बोलते हैं कि वो एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। ठीक है जी। लैंग्वेज आपको पता है हमारे देश का संविधान है, हमारे देश के संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं। ठीक है जी। 12 हमारी जो है वो अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची है 8th शेड्यूल, उसमें ही लिखा है आपका लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? स्टार्टिंग में थी 14, उसके बाद एक और ऐड की, फिर 3 ऐड की, फिर 4 ऐड की, और टोटल लैंग्वेजेस हैं 22। ठीक है जी। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने लैंग्वेजेस को रखा है 8th शेड्यूल में। ओरिजिनली थी 14 लैंग्वेज, फिर एक ऐड की 15th, उसका नाम है सिंधी। फिर 3 और ऐड की, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। ठीक है जी बात। और 4 और ऐड की, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी 4 और ऐड की। आज की डेट में कितनी लैंग्वेज है हमारे पास? 22। ठीक है जी। इसी के साथ मैं एक आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है हमारा। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस कौन सी? 22 8th शेड्यूल वाली, और 2 कौन सी हैं? राजस्थानी और इंग्लिश। ठीक है जी। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेज में? तो 24, 22 कॉन्स्टिट्यूशन वाली और 2 एक राजस्थानी और एक इंग्लिश। ठीक है जी। तो क्वेश्चन था कि इन इंडिया लैंग्वेजेस स्पोकन बाय लेस देन डैश डैश पीपल आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, जो लुप्त होने की कगार पे हैं अगर 10,000 से कम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सार्क चार्टर वॉज एडॉप्टेड इन विच सिटी ऑन दिसंबर 8, 1985? देखो जी, सार्क क्या है आपका? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन सॉरी फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी बात। क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करेंगे, पहले देखो इसमें क्या है। सार्क जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपका बना था 8 दिसंबर 1985 को। इसमें हैं 8 मेंबर्स। सार्क में 8 कंट्रियां हैं। 8 कंट्रियां कौन सी? एक हमारा इंडिया, पड़ोसी नेपाल, पड़ोसी भूटान, पड़ोसी अफगानिस्तान, पड़ोसी पाकिस्तान, पड़ोसी बांग्लादेश। ठीक है जी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक है हमारा मालदीव और एक है श्रीलंका। तो कितनी कंट्रियां बताई मैंने आपको सार्क में? 8 कंट्रियां। इंडिया, फिर हमारे पड़ोसी नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 6, मालदीव 7 और श्रीलंका 8। इंडिया को श्रीलंका से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है? पाक स्ट्रेट। यह भी क्वेश्चन रहेगा आपका कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट। और ये जो हमारा सार्क है ये हमारा साइन हुआ था चार्टर ढाका में, और हेडक्वार्टर सेक्रेटरी इसकी काठमांडू। काठमांडू कहां हुआ? नेपाल में। ठीक है जी बात। ये इंफॉर्मेशन थी, पेपर में पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कहां अडॉप्ट हुआ पूछ सकते हैं, कितने मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर कहां है, साइन कहां हुआ। तो क्वेश्चन है सार्क चार्टर वाज अडॉप्टेड इन विच सिटी? आंसर है ढाका। काठमांडू में क्या है? सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर। काठमांडू नेपाल में हुआ। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी एक्ट? देखो जी,
एक पेपर हुआ था लेटेस्ट, उसमें एक क्वेश्चन था कि प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी एक्ट किससे रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां पे ये एक एक्ट था वो पास हुआ। इस एक्ट का पर्पज क्या है, ये बोल रहा है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने को, ये बोल रहा है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने को, ठीक है जी, ये बोलता है देश की सिक्योरिटी के बारे में। तो जो प्रोटेक्ट और डेमोक्रेसी एक्ट है वो यूएस में जो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है, वहीं पे पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत दिसंबर 2021 में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद देखना, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, सीडीएस, ध्यान से पढ़ो, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है जी। सीडीएस से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी थी, यही इनका हेड होता था। तो इनकी डेथ के बाद एम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया था। एम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, इनको जो था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया। आज पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे जनरल बिपिन रावत। आज की डेट में करंटली कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान, ठीक है जी, अनिल चौहान है आजकल। लेकिन इनकी डिमाइस का जब इनकी डेथ होगी तो किसको बनाया था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एम नरवणे को, मनोज मुकुंद नरवणे। अगली बात, ये जो सीडीएस है, सीडीएस की रिटायरमेंट एज है 65, कितनी है, 65। चीफ इलेक्शनर कमिश्नर इंडिया का जो आजकल कौन है, राजीव कुमार, उनकी भी 65। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी भी कितनी है रिटायरमेंट एज, 65। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजकल कौन है, आजकल है राजीव कुमार। आर्टिकल रहता है इलेक्शन कमीशन का 324, और पहले कौन थे, सुकुमार सेन। पेपर का क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, और आजकल कौन है, करंटली राजीव कुमार। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 148। ये पहले थे वी नरहरि राव, और आज की डेट में है जीसी मुर्मू, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट कैग जीसी मुर्मू। इन दोनों की रिटायरमेंट उम्र भी 65 है। सीडीएस के पहले 62 बोला था, फिर नोटिफिकेशन करके इन्होंने 65 ही बोला इनके लिए भी। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आजकल हैं अनिल चौहान, सेकंड, फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत, और रिटायरमेंट एज है 65। इनकी डिमाइस के बाद किसको बनाया गया था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मनोज मुकुंद नरवणे को। क्लियर है जी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो पढ़े भारत जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD। ये पुराना नाम था किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पढ़े भारत कैंपेन शुरू किया था, ठीक है जी। ये किया था जनवरी 2022 में, इसी साल। और ये जो प्रोग्राम था ये 100 दिनों के लिए चलाया गया था, और बोला कि जो समग्र शिक्षा अभियान है ना, उसके तहत ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के अंडर बोलते कि पढ़े भारत कैंपेन हमने तब शुरू किया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी कब आई, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसने रिप्लेस किसको किया, रिप्लेस किया एक बहुत पुरानी पॉलिसी थी 1986 की पॉलिसी, ठीक है, 34 साल पुरानी, 34 साल पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको रिप्लेस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आजकल 10+2 सिस्टम है ना हमारे देश में, 10th के बाद +1+2, उसको रिप्लेस करेगा 5+3+3+4। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट कर लीजिए कॉपी में। 10+2 को रिप्लेस करेगा 5+3+3+4।
इस पॉलिसी की एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेड 5 तक, और अगर हो सके प्रेफर कर पाओ तो ग्रेड 8 तक आपको जो है रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में ही पढ़ाना है बच्चों को। ग्रेड 5 तक कंपलसरी है, और अगर हो सकता है तो प्रेफर कीजिए कि ग्रेड 8 तक उनकी होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाया जाए, और रिप्लेस होगा 5+3+3+4 से। तो पढ़े भारत कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंडर ही एक 100 दिनों के लिए इन्होंने प्रोग्राम चलाया था जनवरी 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा एज ऑफ 2022? तो ईडब्ल्यूएस के लिए है 8 लाख। ठीक है जी। हिमाचल ने ये की है 4 लाख। हिमाचल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब बनता है? अगर 4 लाख से कम इनकम हो। सेंटर के लिए 8 लाख रखा है इसके लिए क्राइटेरिया। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कितनी परसेंट रिजर्वेशन है इनको? 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन, और वो संशोधन था 103। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आज तक 105 अमेंडमेंट हुई, 105 संशोधन, जिसमें से 103 किससे रिलेटेड है? ईडब्ल्यूएस से। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दे दो। ओबीसी को कितनी रिजर्वेशन है? 27%। और ये किसके कहने पे दी गई थी? एक बहुत फेमस है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने बोला था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दो। तो ईडब्ल्यूएस की अमेंडमेंट है 103, 104 और 105 अमेंडमेंट भी देख लेते हैं। 104 अमेंडमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 3 लोग आते हैं, हमारी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है जी। राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो 12 पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यानी कि अंग्रेज भारतीय, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अब इन 2 को नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो लोकसभा के लिए पहले नॉमिनेट होते थे 2, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ही विधानसभा के लिए होती थी 1, जिसको नॉमिनेट करते थे विधानसभा में गवर्नर और लोकसभा में प्रेसिडेंट। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर और विधानसभा में 1 मेंबर। अब कहा कि इनको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो इन दोनों को डन अवे कर दिया गया 104 अमेंडमेंट में। ठीक है जी। और 105 अमेंडमेंट बोलती है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकती है अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर है। ठीक है जी। टोटल अमेंडमेंट हुई है 105। 103 अमेंडमेंट है आपकी ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन थी। 104 जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, लोकसभा के लिए 2 और विधानसभा के लिए गवर्नर 1, उनको डन अवे कर दिया, अब नहीं करेंगे उनको नॉमिनेट। राज्यसभा में तो करेंगे ही करेंगे प्रेसिडेंट, कितनों को? 12 को। और 105 थी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी लिस्ट बना सकती है ओबीसी जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर है। ठीक है जी। 101 अमेंडमेंट थी आपकी जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और 102 अमेंडमेंट थी आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इससे रिलेटेड। तो मैंने आपको 100 के बाद सारी अमेंडमेंट बता दी। 101 जीएसटी, 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 एंग्लो इंडियन अब जो हैं द्वारा नॉमिनेट नहीं होंगे, और 105 स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो है लिस्ट बना सकता है ओबीसी की जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि इनकम लिमिट क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए? तो है 8 लाख, हिमाचल में 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक वाज लॉन्च? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इनके बारे में पढ़ना आप। तो इन विच ईयर स्टार्टेड, ये हुई थी जनवरी 2021 में स्टार्ट। ठीक है। इनोवेशन वीक कि हम जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर है जी बात? तो इन विच ईयर फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक स्टार्टेड? अभी जनवरी 2021 से ही स्टार्ट हुआ है मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू, ध्यान से सुननी मेरी बात, एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ
और एक आपकी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। कैसी है? क्वांटिटेटिव। इसमें हम क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें देखते हैं क्वालिटी, ये है क्वालिटेटिव। क्लियर है जी बात? ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हम देखते हैं क्वालिटी, कि हमारे देश की जीडीपी कितनी हुई, देश की जीएनपी कितनी हुई, ग्रोथ कहां पे जा रही है। ठीक है जी। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो देखते हैं ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल वेलबींग का मतलब कि यहां पे कोई क्राइम रेट जो है वो कम हुआ कि नहीं हुआ, क्राइम कम हो रहे हैं, बच्चे जो हैं चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चे स्कूलों में ज्यादा एनरोलमेंट हो रही है बच्चों की स्कूलों में। और साथ में इसमें देखते हैं हमारा सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। ठीक है जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं क्वालिटी वाइज, ओवरऑल वेलबींग, क्राइम रेट कितना कम हुआ, चिल्ड्रन की एजुकेशन कैसी है, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, वो सारा। और ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर ही आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। मीनिंग देयर बाय इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा है। क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला करते हैं ऑप्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंजेस इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। होल्ड पे रखते हैं। इंप्रूवमेंट इन वेलबींग ऑफ अर्बन पीपल। क्यों अर्बन? क्यों रूरल में रहते लोग। सस्टेनेबल इंक्रीज इन जीएनपी। नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंजेस इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर ही आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं? कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है प्लस चेंज भी हो रहा है आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है जी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which technique of debt control involves buying and selling of government security? ये क्वेश्चन कितनी बार, देखो ऑप्शनों पे जाइए, और ये पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हुई है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय करना या सेल करना, वो काम है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम इन्फ्लेशन से फाइट करना। ठीक है जी। इन्फ्लेशन से फाइट करना। अगर इन्फ्लेशन हो रही है ज्यादा मार्केट में तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंडर जो आरबीआई है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो बाय जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। ठीक है जी बात? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगा, बेच देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी तो आरबीआई के पास पैसा पहुंच गया और बैंकों के पास एक कागज पहुंच गया कि लो जी ये सिक्योरिटी है आपकी। तो इन्फ्लेशन से फाइट करनी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ानी है तो फिर बाय करते हैं। ठीक है जी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है उसी में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है जी? जो वाला क्वेश्चन है ऐसे ही कॉन्सेप्ट पिछली भी हमारे लेक्चर्स वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा पूरा डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI मार्क कैन बी सीन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, पढ़ा होगा आपने ISI। तो ISI जो है आपका, वो आपका ज्वेलरी, फ्रूट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है जी, इनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके आगे हीटर, ठीक है जी, या फिर किचन के अप्लायंसेस आ गए आपके, या फिर प्रेस वगैरह आ गई, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर आ गया, LPG सिलेंडर आ गया। इन पे ISI मार्क का होना कंपलसरी है और बाकी सबके लिए ऑप्शनल है। ध्यान रखना, बाकी सबके लिए ऑप्शनल और इसके लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए ये कंपलसरी है। तो IS मार्क कैन बी सीन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स अ रिडक्शन इन। ठीक है जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसका मतलब क्या है?
उसका मतलब है यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नो, टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नो। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की इकाई लागत कितनी है, उसी को ही कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की जो इकाई लागत है वो कम हो गई, उसी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज, टेक्निकल स्किल, एजुकेशन एक्सेट्रा इन इकोनॉमीज आर रिगार्डेड एज, देखो अर्थशास्त्र में ज्ञान को, तकनीकी कौशल को, शिक्षा को क्या माना जाता है? सोशल ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक ऊपरी पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी, टेंजिबल ह्यूमन कैपिटल, मूर्त भौतिक पूंजी, या वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। तो नॉलेज को, टेक्निकल स्किल को और एजुकेशन को, इनको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है जी, ये है मानव की पूंजी, नॉलेज, टेक्निकल स्किल और एजुकेशन, ये ह्यूमन कैपिटल है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी का सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? देखिए पढ़िए आप, सुपरविजन पर्यवेक्षण, मैनेजमेंट प्रबंधन, मार्केटिंग विपणन और रिस्क बीयरिंग जोखिम वहन। तो एंटरप्रेन्योर, अगर किसी ने एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है, उद्यमी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क बियरिंग। ये रिस्क बियरिंग यानी कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क बियरिंग होना चाहिए एक उद्यमशील को। ठीक है, एक उद्यमी को रिस्क बियरिंग होना चाहिए, बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी। बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, स्टेट ऑफ माइंड कैसे रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए रिस्क बियरिंग, जोखिम वहन कर सके हो ताकि। ठीक है जी, अगला स्टैटिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a large number of investor in a country transfer investment elsewhere because of disturbed economic condition, it is called, हिंदी में पढ़िए क्लियर हो जाएगा। जब किसी देश में बड़ी संख्या में निवेशक अस्त व्यस्त आर्थिक स्थितियों के कारण निवेश को अन्यत्र स्थानांतरित करते हैं, जो उनका बिजनेस है उसको जब ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? देखो कोई कंपनी है यूएस की, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडिया से वो कब जो है ट्रांसफर कर लेगी? जब यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ जाएंगे, जब हम उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे, जब उनको लगेगा कि यहाँ पे लॉस होना शुरू हो गया, तब वो ऐसा काम करेंगे। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, नो, एस्केप ऑफ कैपिटल नो, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल नो, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज राइट आंसर। यानी कि कोई कंपनी अगर कहीं इन्वेस्ट करती है और उसके ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ गए, उनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं लॉस हो गया, तो या उनको लगता है कि अब जैसे कोविड था कि यहाँ पे इतना सेफ नहीं है, तो कहीं सेफ कंट्री में चलते हैं, उसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार बीपीएल का प्रतिशत कितना है? तो वो है जी बीपीएल 2011 की सेंसस बता रहा हूं मैं, 22%। कितना है जी? 22%। 2004-5 में यही हमारे पास था 37.2%। बीपीएल कितने थे 2004-5 में? 37.2%। आज की डेट में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 22%, वैसे एग्जैक्टली है 21.9%, बट अप्रोक्सीमेटली 22% जो है बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं लोग, वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने? 22%। सेंसस आपको पता है हर 10 साल के बाद होती है सेंसस। ठीक है जी, अभी जो सेंसस 2011 की 2021 में भी होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड अभी नहीं हो पा रही है। पहली जो सेंसस थी वो हुई थी 1872 में। उस टाइम पे जो वाइस राय थे वो थे लॉर्ड मायो। ठीक है, 1872 में। लेकिन जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वो शुरू हुई थी आपकी 1881 में, और इस टाइम होते थे लॉर्ड रिपन। आपकी मर्जी है लॉर्ड लगाना या नहीं लगाना, लॉर्ड वैसे भगवान को बोलते हैं। लॉर्ड रिपन के टाइम पे शुरू हुई थी 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। लॉर्ड रिपन को कहते हैं
फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था एज ए वाइसराय 1880 से 1884 सॉरी लॉर्ड रिपन का। तो 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसिस लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही हुई थी। और लॉर्ड मायो के टाइम पे 1872 में यहां भी थी लेकिन ऑफिशियल नहीं थी। लॉर्ड मायो एक सिर्फ ऐसे वायसराय थे जिनका जो था मर्डर हुआ था ऑफिस में। ओनली वायसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस। पेपर के लिए क्वेश्चन, ठीक है जी। तो सेंसिस हर 10 साल के बाद होती है। 2011 की जो सेंसिस थी उसका एक थीम भी था, ठीक है जी। और एक कैफेटेरिया अप्रोच है, एक पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि कैफेटेरिया अप्रोच किससे रिलेटेड है। तो कैफेटेरिया अप्रोच रिलेटेड है आपकी फैमिली प्लानिंग से, ध्यान रखिएगा। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है कैफेटेरिया अप्रोच। और इसका थीम थी 2011 की आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है जी। 2011 की सेंसस की थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आज भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 2011 की जो सेंसस है हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हिमाचल की और बाकी उसको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 22%। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which 5-year plan proposed to make India a self-reliant and self-generating economy? किस पंचवर्षीय योजना भारत को आत्मनिर्भर और आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था बनने का प्रस्ताव दिया गया? तो उस 5-year प्लान का नाम था थर्ड 5-year प्लान, ठीक है जी। पंचवर्षीय योजना पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्लानिंग कमीशन होता था, उसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आजकल हैं परमेश्वरन अय्यर, और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। ये आपका बना था 1 जनवरी 2015 को, और प्लानिंग कमीशन आपका बना था 15 मार्च 1950 को, ठीक है जी। पुराने जो लेक्चर हैं उनमें मैंने आपको सब कुछ बता के रखा है। तो जो हमारी थर्ड 5-year प्लान थी उसने बात की थी सेल्फ रिलायंट की और सेल्फ जनरेटिंग की, यानी आत्मनिर्भर बनना है और आत्म उत्पादक बनना है। अभी मोदी जी ने कोविड ने दिया था ना आत्मनिर्भर भारत अभियान, वो भी चलाया था। तो आत्मनिर्भर की बात तो थर्ड 5-year प्लान में कर चुके थे। थर्ड 5-year प्लान आपकी चली थी 1961 से 1966, 5 सालों के लिए। लेकिन इसमें कुछ मिस फॉर्चून रहा हमारा, ठीक है, लक उतना अच्छा नहीं था। उस वजह से जो इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे फुलफिल नहीं हो पाए। कारण था 62 में इंडिया चाइना वॉर, 1961 से 66 में हुआ ना, 62 में इंडिया चाइना वॉर हो गया। तो 5-year प्लान थे, काम करना था, फिर एकदम से युद्ध हो गया तो वहां पे हमारा फोकस हो गया। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, दोबारा से डिस्टर्ब हो गए, और फिर 65-66 में यहाँ पे ड्राउट पड़ गया था, ठीक है, सूखा, ड्राउट फेमाइन, सूखा पड़ गया था। उस वजह से सारा के सारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमारे अधूरे रह गए, लक ने साथ नहीं दिया। तो थर्ड 5-year जो प्लान थी जो 1961 से 66 तक चली, उसने बात की थी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी की। जो 7th 5-year प्लान थी इसमें इंपॉर्टेंस दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई थी 7th 5-year प्लान में। इसी में ही एक बैरियर था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का उस बैरियर को भी हमने क्रॉस किया था 7th 5-year प्लान में। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो टर्म थी वो किसने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्णा ने, ठीक है जी, प्रोफेसर राजकृष्णा ने टर्म दी थी। वो बैरियर भी हमने क्रॉस किया था 7th 5-year प्लान में। आपको और भी पता होगा 1966 से 1969 हमारी जो प्लानिंग थी वो नहीं हुई, इसलिए इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे, ठीक है जी। 1979 और 1980 में एनुअल प्लान आई थी, और आपकी 1990 से 1992 भी 2 एनुअल प्लान आई थी, ठीक है। 66 से 69 प्लान हॉलीडे इसलिए क्योंकि 5 सालों के लिए योजना नहीं आई थी, यही रीजन थे, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर और कुछ ड्रॉट का फेमाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है 5-year प्लान का सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग थर्ड 5-year प्लान।
ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमी के सेक्शन के। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।